हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस ऐतिहासिक वीडियो में, जिस वीडियो मात्र से शायद आपके सीए फाइनल ऑडिट के मार्क्स कम से कम 5 मार्क्स से बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जिन्होंने अगर YouTube अनइंस्टॉल कर दिया पढ़ाई के लिए, तो बोले सिर्फ इस वीडियो के लिए इंस्टॉल करके जरूर देखें। क्या है ऐसा इस वीडियो में? हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआई की मार्किंग स्कीम ऑफ ऑडिट। स्विस बैंक से काला धन निकाल नहीं पाए, लेकिन आईसीआई से मार्किंग स्कीम निकाल ली हमने सीए फाइनल ऑडिट के पेपर की। कैसे हुआ ये? आरटीआई, राइट टू इमेजिनेशन एंड नॉट इंफॉर्मेशन। आरटीआई के द्वारा नहीं, ये गलती से इंस्टीट्यूट ने बाय एरर, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर मल्टीपल टाइम्स इज इनह्यूमन। बताइए आईसीआई क्या है? चैट बॉक्स में गलती से जहां चेकर्स को पेपर देते हैं, वहां पर उन्होंने ये मार्किंग स्कीम सीए कंवरजीत सिंह के द्वारा दी गई। ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए। कितने सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट इनके पास गई होगी, सोचिए। सॉट आफ्टर पर्सन। और ये मार्किंग स्कीम में इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि हम कैसे मार्क्स अलॉट करेंगे स्टूडेंट्स को उनकी आंसर शीट्स पर, जिसे यूज किया जाता है चेकर्स के द्वारा। एंड अज्यूमिंग दिस इज एक्चुअली करेक्ट, व्हिच आई गेस इज करेक्ट बेस्ड ऑन अनडॉक्यूमेंटेड सोर्सेस, लेट्स ट्राई टू टेक सम की टेकअवेज। इस मार्किंग स्कीम में बहुत सारी सीख है हमारे लिए लेने के लिए, और थोड़ी बहुत मिथ्स जो क्रिएट की गई है, जो दूर करना बहुत जरूरी है। बट दिस कैन रियली इंपैक्ट योर परफॉर्मेंस इन द स्कोर इन द पेपर ऑफ ऑडिट। What are the important learnings from this marking scheme? Number one, सबसे पहली चीज दिमाग में फिट कर लो दोस्तों, मार्किंग स्कीम इज नॉट द ओनली बेसिस, दिस इज द डॉक्यूमेंटेड पेपर बेस्ड ऑन विच द पेपर्स आर चेक्ड, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस जो आपके मार्क्स को अफेक्ट करता है। मॉडरेशन सुना होगा आपने। इस अटेम्प्ट में पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मॉडरेशन किया गया ऑडिट के पेपर में। दैट मीन्स स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट किए गए। अगर आपने अपनी कॉपीज बुलाई होगी तो देखा होगा कि आपकी जो मार्क्स एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव के मिला के आ रहे हैं, उससे 5 प्लस मार्क्स ज्यादा आपकी मार्कशीट में आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द मॉडरेशन व्हिच वाज डन दिस टाइम. This particular paper, which was definitely not one of the toughest paper of audit, had exceptionally high scores. और हमारी टॉपर 87 मार्क्स शिवानी सिंह AIR 47 ने क्या ऑल इंडिया टॉप के ऑडिट में, वी डोंट नो, टाइम विल टेल, इंस्टीट्यूट कुछ समय बाद बताता है, बट 87 मार्क्स इज व्हाट शी स्कोर्ड. इसी से कुछ समय पहले पलक अग्रवाल नाम की एक स्टूडेंट ने ऑल इंडिया ऑडिट में बेस्ट पेपर हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए थे, एंड शी जस्ट स्कोर्ड 70 मार्क्स. दैट मींस ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट में चेकिंग मार्किंग बहुत कंपैरेटिवली बेहतर हुई है प्रीवियस अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में, जिस कारण से एक्स्ट्रा मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले. वो बेस नहीं बन जाना चाहिए आपकी अपनी प्रिपरेशन और अगले अटेम्प्ट के लिए. उम्मीद करते हैं ऐसा आगे भी होता रहे, बट हमें नहीं चाहिए वो मॉडरेशन के मार्क्स, हम मेहनत से लेकर आएंगे. Now in this particular thing, first thing, let's understand the strategy which is developed based on this marking scheme is if you want to clear your CA फाइनल पेपर ऑफ ऑडिट. और ध्यान रखना दोस्तों, ऑडिट का पेपर अपने आप में सिर्फ आईसीआई में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब इट इज द लोएस्ट पासिंग परसेंटेज पेपर. इसी सीए में बाकी सारे पेपर्स का पासिंग परसेंटेज एंड एनी अदर सीए रिलेटेड एग्जाम्स इंटरनेशनली में ऑडिट का सबसे कम मार्किंग पासिंग परसेंटेज होता है. तो अगर आप ऑडिट में टेंस्ड हैं तो आपको टेंशन नहीं लेने का. ये वाजिब सी बात है कि इस पेपर में स्कोरिंग ग्लोबली कम होती है, बट उस टेंशन को दूर करने के लिए सही स्ट्रैटेजी से हमें काम करना है, ना कि कोई भभूति लेना है कि यार ऑडिट में कुछ नहीं है, आराम से पढ़ो, बड़ी आराम से मस्ती से छोड़ छोड़ के हो जाएगा. वो स्ट्रैटेजी की ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इतना इतना कर लो, जो आपको बताया जाएगा करने का एग्जाम में शायद आप वो चीज एक्जैक्टली लिख ही नहीं पाओगे. इस मार्किंग स्कीम से ये चीज आपको समझ में आएगी. वी आर ट्राइंग टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट. चलो दोस्तों, तो स्ट्रैटेजी पास होने के लिए मेरे हिसाब से क्या है, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स की जो कॉपीज रिव्यू करी है, जिन स्टूडेंट्स ने शेयर की टू गेट एन एनालिसिस हाउ टू इंप्रूव, we have seen that students who have scored between 35 to 45, maximum of their marks are coming actually from the MCQ portion and comparatively much lesser marks from the descriptive part. इसका मतलब effectively ये हुआ दोस्तों कि MCQ is the key for passing the exam. और MCQ आते हैं सबसे ज्यादा स्पेशल ऑडिट्स, उसके बाद में आपके कंपनी ऑडिट, देन एसेज एंड देन उसके बाद एथिक्स. बट अच्छी बात यह है कि 30 में से एटलीस्ट 25 MCQs प्रोविजन बेस्ड होते हैं और थ्योरी बेस्ड नहीं होते हैं, जिसका मतलब पूरे ऑडिट के पेपर में आपकी थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए. सेकंड, कंपलसरी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में एसेस का आता है, इसलिए एसेस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रोविजन बेस्ड सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए. कोड ऑफ एथिक्स हो गया, कंपनी ऑडिट का रिलेटिवली वेटेज कम है, विल कम टू दैट, बट आपकी जितने भी प्रोविजन बेस्ड है, टैक्स ऑडिट का आपका चैप्टर हो गया, पीयर रिव्यू का आपका चैप्टर हो गया, जहां प्रोविजन आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें. एमसीक्यू में भी सपोर्ट करेगा, डिस्क्रिप्टिव में भी, उसमें मार्क्स भी पूरे मिलेंगे. प्लस साथ ही साथ में एसेस पे फोकस करें, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन आता है. एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ आते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एसेस की थ्योरी में मार्क्स श्योर शॉट मिलना तय है इन कंपैरिजन टू जो प्योर थ्योरी बेस्ड मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट टाइप के चैप्टर है, क्योंकि उनमें 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 में इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस ही बड़ी अजीब सी होंगी. मैं अभी आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन अगर आपको सिर्फ पास नहीं होना है, स्कोर करना है, तो आपकी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली थ्योरी के ऊपर कंट्रोल करने की होना चाहिए. मल्टीपल रिवीजन से आपको थ्योरी ग्रैस्प करना पड़ेगी. हो सकता है आपको दिखे कि स्पेशल ऑडिट के चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो आप स्पेशल ऑडिट पढ़ें, पर आप बहुत सारा पढ़ने के बाद भी रियलाइज करेंगे कि इसका इतना सारा कंटेंट है कि इसका रिटेंशन मुश्किल है, और आईएमपी बेस्ड अप्रोच काम नहीं आती है. इस बार के पेपर में आप ये चीज देख सकते हो. तो थ्योरी टॉपिक मास्टर करने के लिए इट विल रिक्वायर मल्टीपल रिवीजन.
प्लस ऑल्सो रिमेंबर कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच काम नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ इस पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम में। लेट्स सी सर्टेन क्वेश्चंस। इफ आई फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2A। ये आपका पेपर है। इस क्वेश्चन में आप देखिए 2A आपका क्वेश्चन है जो सिंपली आपको क्या कहता है, मिस्टर के इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इशूइंग ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देख के लगता है कंपनीज ऑडिट का क्वेश्चन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। गाइड कैन प्रिपेयरिंग अ चेकलिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस टू टेस्ट इंटरनल कंट्रोल, यानी रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल चैप्टर का क्वेश्चन है ओवर कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिखाने से पहले ये आईसीआई के कहां से आया, तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में यू विल डेफिनेटली गेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट इफ यू हैव टू सी वेयर इट इज, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ने एक इलस्ट्रेशन से पिक करके क्वेश्चन दिया। हम लोग नॉर्मली एग्जाम क्लास के बाद में स्टूडेंट्स के साथ एक इलस्ट्रेशन की चेकलिस्ट शेयर करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में अलग अलग जगह कुछ एग्जांपल्स डाल रखे हैं, एक क्वेश्चन उस इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड आता ही आता है। इस बार भी आया, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए ये सारे उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अब पूछा गया है बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कैश बैंक बैलेंस का चेकलिस्ट। पर आप नॉर्मली देखेंगे कि चेकलिस्ट कहां दी हुई है किसी एक इलस्ट्रेशन में, आप इसको याद नॉर्मली नहीं करेंगे। एंड आपने अगर इसमें से याद करके ये पॉइंट्स लिख दिए या वहां पे कैजुअली भी बना दिए तो यू विल गेट मार्क्स ऑन इट। इनफैक्ट आई विल नाउ शो यू द मार्किंग स्कीम फॉर इट। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2A के ऊपर एंड लेट्स सी व्हाट दे से। This is that checklist which I was telling you. In the case of SK Limited, appointed auditor would prepare a checklist testing internal control over cash and bank balances. The listed set of questions to be answered by the audit staff is as follows. As a cashier, have you checked? But practically speaking, it is very difficult for a student to read this question and assess this is not company audit, this is internal control. Internal control में cash and bank की checklist illustration के अंदर से marks, क्योंकि ये तो दिमाग में फिट है कि ICI के मॉड्यूल का ही आंसर देंगे तो मार्क्स मिलेंगे। बड़ा डिफिकल्ट है इसको डिटेक्ट करना। तो स्ट्रैटेजी इससे क्या बन रही है अभी मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। तो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3A। अब 3A में देखिए आप, दिस इज नॉट अ थ्योरी क्वेश्चन, दिस इज अ प्रोविजन बेस्ड चैप्टर क्वेश्चन। तो फिर मैं इसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं। देखिए PQR ऑटो, अ पार्टनरशिप फर्म, इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एंड इज हैविंग अ फैक्ट्री इन सूरत। इसको अपॉइंट किया टैक्स ऑडिटर, असेसमेंट ईयर 22-23 की, और ऑडिट के दौरान उसने ऑब्जर्व किया, पहला इंटरेस्ट 50,000 पेड टू वेंडर एक्स वाज रजिस्टर्ड अंडर MSME। दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट 10,000 इनकर्ड इन रिलेशन टू अर्निंग एग्जम्प्ट इंटरेस्ट इनकम। And तीसरा 1 lakh was received from sale of one plant and machine. Due to non-compliance of condition, the amount was forfeited. Capital advance forfeited. अब आपसे पूछा गया है कि SAS से पूछा गया है, देखिए गाइड SAS in reporting the above transaction under relevant clauses in form number 3CD। अब आपको फॉर्म नंबर 3CD के अंतर्गत इन 3 मैटर्स को रिपोर्ट करना। एक मैटर MSME से रिलेटेड इंटरेस्ट है जो हो सकता है डिडक्टेबल नहीं हो। दूसरा मैटर है आपका कि आपने 14A में कोई एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए खर्चा किया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा मैटर आपका कोई भी कैपिटल एडवांस आपने फॉरवर्ड किया 29A के अंतर्गत, तो उसको आपको अलग से रिपोर्ट करना है। ये अलग अलग आपके क्लॉजेस है, ये इनफैक्ट समझते हैं। तो आप इसमें देखिए कि ये 3 क्लॉजेस में आपको पूछा क्या गया है, देयर वाज बेसिकली रिपोर्टिंग। अब मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम बताता हूँ वो क्या कहती है। व्हाट दे हैव डन हियर इज 3A में इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन these 3 answers as 3 parts of it। ठीक है, पहले वाले का 1 मार्क है, दूसरे का 2 और तीसरे का 2। ये क्यों हुआ भाई, तो आप देखिए दूसरे और तीसरे में मार्क्स किसके हैं। रेफरेंस ऑफ क्लॉज 21H, ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग। जबकि क्वेश्चन में सिर्फ रिपोर्टिंग पूछा था, पर आप देखो 1 मार्क प्रोसीजर का है। अब एक अप्रोच हो सकती है, रिपोर्ट कर दिया तो भी 1 मार्क तो मिल गया, मुझे कौन से 100 में से 100 लेके आने। यही अप्रोच के कारण डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में स्टूडेंट 70 में से 15, 20, 25 स्कोर कर पाता है मुश्किल से। तो आप देखिए ये ऐसे चैप्टर्स हैं टैक्स ऑडिट वगैरह जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन के मार्क्स मिलना चाहिए। इनमें तो आपके मार्क्स छूटना ही नहीं चाहिए। जो प्योर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है या जो टिपिकल क्वेश्चन आ गए 5-10 मार्क के, उसमें फिर भी मार्क्स छूट जाए तो समझ में आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑडिट प्रोसीजर लिख दिया। सिमिलरली 29A में दे हैव गिवन द ऑडिट प्रोसीजर। अब आप देखिए इसमें से मैं आपको रैंडमली आई जस्ट टेक वन ऑफ दीस क्लॉजेस। एज पर क्लॉज 29A फॉर्म 3D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑडिटर्स रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट whether any amount is included in the head of income from other sources, the nature and amount thereof. He's also required to obtain a certificate that all advances received towards transfer of capital asset which have been forfeited during the year, and examine whether any amount of such advance has been written back during the year, and examine the basis of such write back whether it was on account of forfeiture। तो देखो सबसे पहले तो एक क्लॉज का रेफरेंस है, फिर रिपोर्टिंग है और फिर प्रोसीजर है। अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ICI का स्टडी मटेरियल देख लो, मैं मेरे ड्रोन चार्ट देख लेता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ यहाँ पर कवर्ड मिलेगा आपको। अब मैं आता हूँ आपको टैक्स ऑडिट के प्रोविजन पे लेके जाता हूँ। टैक्स ऑडिट में अगर आप देखोगे तो ये आपको 29 है, क्लॉज मिल गया। एडवांस रिसीव्ड ऑन कैपिटल असेट फॉरफीटेड और नेगोशिएटेड नॉट एज अ रिजल्ट एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट टू बी रिपोर्टेड, और इसे आपको अदर इनकम में दिखाना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ रिपोर्टिंग हो गया, पर इतना लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आपको इसके साथ क्या लिखना है, इसका प्रोसीजर भी, अगर आपको वो एक्स्ट्रा 1 मार्क और चाहिए। अब आप देखोगे प्रोसीजर, तो प्रोसीजर कौन पढ़ता है इतने सारे क्लॉजेस के। अब आप देखो यहाँ पे आपको प्रोसीजर मिलेगा, वही प्रोसीजर है जो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ था, जो अपन ने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द SSC। देखिए कुछ राइट बैक तो नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, वेरीफाई द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
ये और वो दो लिखोगे तब जाके आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड क्लास एंड देन द फर्स्ट क्लास में सिर्फ रिपोर्टिंग है। अब आप देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। थ्योरी टॉपिक्स जितने भी हैं उसके बेसिस पे आप शॉर्ट पास नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप देखो इंस्टीट्यूट का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या इशू था। सबसे पहला ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने पूछा था रिपोर्टिंग क्या करोगे, पर मार्क्स प्रोसीजर्स के भी डाले, आप क्या करेंगे उसका। दूसरा, प्रोसीजर्स बहुत इलेबोरेट होते हैं, उसको पढ़ लिया उसके बाद एग्जाम में एज इट इज रेप्लिकेट करना पर्टिकुलरली बड़ा डिफिकल्ट है, कंक्लूजन फिर भी आता है। इसलिए मैंने बोला कि जहां पर भी प्रोविजन बेस्ड आंसर्स हैं उसमें आपके आंसर्स लैंग्वेज प्लस माइनस होगी फिर भी मार्क्स देंगे। एमसीक्यू पूरे उसी के ऊपर बेस्ड आते हैं, आपको पास करेंगे। आपको अगर स्कोर करना है तो फिर आप इन थ्योरी के ऊपर ध्यान दीजिए। सिमिलरली 3B अभी अपन मार्किंग स्कीम में देखेंगे तो यू विल फाइंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन चेंजेस। अगर आपको थ्योरी में स्कोर करना है तो जहां भी चेंज हुए, स्टडी मटेरियल 2022 में जो चीजें चेंज हुई आप उसके ऊपर फोकस करिए। उदाहरण के तौर पे आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 4B। बैंक ऑडिट का आपका चैप्टर है, राइट। आप देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछा गया है हाईलाइट द पॉइंट चेकलिस्ट दैट आर टू बी कवर्ड इन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू कंटिजेंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कंटिजेंट लायबिलिटीज से रिलेटेड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में आप क्या क्या मैटर्स कवर करोगे। अब आप समझिए, अगर मैं आपको बैंक ऑडिट में ले जाता हूं हमारे ड्रोन चार्ट्स के ऊपर, यू ऑलरेडी नो बैंक ऑडिट इज वन चैप्टर विच इज लाइक 70-80 पेजेस। चार्ट्स में अगर हम देखें तो उनको कवर करने में वी टेक सो मेनी पेजेस टू कवर इट। अब आप सोचो इन सारे प्रोविजंस में इन्होंने किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कंटिजेंट लायबिलिटी। उस कंटिजेंट लायबिलिटी में भी किससे रिलेटेड, कंटिजेंट लायबिलिटी का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब आप कितने निमोनिक्स बना के कितने प्रोविजंस के सब पॉइंट याद रखोगे, वेरी अनलाइकली। पर अगर आप सपोज इन चैप्टर्स में एटलीस्ट ऐसा करते कि अपडेट वाले पॉइंट्स पे फोकस कर लेते, तो आप देखो ये अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने पूछा है रिप्रेजेंटेशन लेटर में ये सारे पॉइंट्स आना चाहिए। अब एक अच्छी बात सुनिए, थ्योरी पेपर में क्या होता है, थ्योरी के जो चैप्टर्स है उनमें एक फायदा क्या है, मार्किंग स्कीम पे लाता हूं मैं आपको। तो व्हाट दे हैव डन इज कि ये सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे देखे, दीज पॉइंट्स कंटिजेंट लायबिलिटीज, ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने लिखे। कंटिजेंट लायबिलिटी के रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या होगा, सेम पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया, और इन्होंने बोला एनी 5 पॉइंट्स 1 मार्क ईच। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो यू विल फाइंड हियर देयर आर 8 पॉइंट्स। आप देखोगे ड्रोन चार्ट में तो यू विल फाइंड कि ड्रोन चार्ट में इन 8 पॉइंट्स को, पहले पॉइंट में रिलेटेड पॉइंट्स मैंने 3 क्लब कर दिए तो इसलिए 6 पॉइंट हो गए, अदरवाइज सारे के सारे 8 यहाँ पे कवर होते हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन नाउ, द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट। एक अच्छी चीज ये दोस्तों कि कोई फ्रैक्शनल मार्किंग नहीं होती। अब इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रैक्शनल मार्किंग, इट एसेंशियली मीन्स कि ऐसे सारे क्वेश्चंस जहां पे पॉइंट्स के मार्क्स मिलने वाले हैं वहां पे इंस्टीट्यूट नॉर्मली 1.1 मार्क रखेगा। तो सपोज कोई एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 8 पॉइंट लिखना है और वो क्वेश्चन 4 मार्क का है और उसमें कंक्लूजन भी मांगा गया, तो नॉर्मली कंक्लूजन का 1 मार्क होगा। हो सकता है प्रोविजन का ऐसे उसका चैप्टर सेक्शन रेफर करने का 1 मार्क हो, तो उस 8 में से कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लिखोगे तो उसके 2 मार्क दे दिए जाए। क्या आप बात कर रहे हो सर? आप देख लीजिए यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स हैं और क्या कहा गया है, कोई भी 5 पॉइंट लिखे तो उसका 1 मार्क मिल जाएगा। ये छोड़िए, मैं आपको ऐसी भी सिचुएशंस बताता हूँ। अभी मैंने आपको एक चेकलिस्ट वाला क्वेश्चन दिखाया था, ये चेकलिस्ट वाला क्वेश्चन है। इस चेकलिस्ट वाले क्वेश्चन में आप देखिए व्हाट दे हैव गिवन, 5 मार्क का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल का रेफरेंस देने का 1 मार्क है, और इन सारे पॉइंट्स में से कितने, 12 में से सिर्फ 4 पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो उसके 4 मार्क्स। मतलब आपको एक चीज बड़े अच्छे से समझ लेनी है कि एग्जाम में कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको पूरा नहीं भी आता है तो आप जो पॉइंट्स लिख सको लिख दो। कई बार आपको बुलाया था इंस्टीट्यूट की मार्किंग स्कीम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब एग्जाम में इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में जो लिखा है वही का वही लिखोगे, पर अगर आपको याद नहीं है तो आप रिलेटेड जो लॉजिकल पॉइंट्स लगते हैं वो पॉइंट्स लिख दीजिए। जीता जाता है एग्जाम्पल है चेकलिस्ट। आप चेकलिस्ट बना रहे हो कैशियर बैंक की, आप क्या सोचोगे, कैशियर बैंक में चेकलिस्ट में बेसिक बीआरएस तो चेक करेंगे, एक दिमाग में ये पॉइंट तो आ ही सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, ज्वाइंट कस्टडी, ऐसे कुछ पॉइंट्स तो आ ही सकते हैं। आप वो पॉइंट लिखते देखो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसी का पॉइंट मिल गया, फिजिकल वेरिफिकेशन इसी का पॉइंट मिल जाएगा। तो बेसिक सी चीजें भी आप लिखेंगे तो उसके मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं यार मैंने तैयारी पूरी करी है, चलो माना 10% चीजें इधर उधर से आएंगी मैं हैंडल कर लूंगा, तो आप एटलीस्ट उसके कुछ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है दोस्तों कि फ्रैक्शनल मार्किंग क्योंकि नहीं होती है, तो वैसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन में आपको 8 पॉइंट लिखने हैं और उसके 4 मार्क हैं तो हाफ मार्क फॉर 1 पॉइंट होगा। इट विल बी एनी 4 एंड यू गेट 4 पॉइंट्स। सो यू रिमेंबर दिस एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अक्रॉस द पेपर सब्सटेंशियली। एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बैंक अप्रोच काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में एक तो एज इट इज क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ऑडिट में एटलीस्ट एफआर जैसा नहीं है यहाँ पे। सेकंड, बेहतर है कि आप स्टडी मटेरियल अप्रोच रखो तो आपका माइंड भी चलेगा कि अच्छा ये इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो मैं आंसर लिख पाऊंगा। क्वेश्चन बैंक में वैसा दिमाग नहीं चलता है और क्वेश्चन डेफिनेटली सेम टू सेम रेप्लिकेट नहीं होगा। तो सर लास्ट मिनट में क्या मैं क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच चला के सॉल्व कर लूं पे और तैयारी कर लूं और पास हो जाऊं क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला इस बार उसके साथ ऐसा हुआ है, तो अगर हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार मार्किंग अच्छी रही, डेफिनेटली उसकी मेहनत भी रही होगी, उसे लगा क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच काम कर गई, पर बिलीव मी दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क।
एंड ध्यान रखना कि आपके थ्योरी में एटलीस्ट आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशंस दिए हैं उन सारे इलस्ट्रेशंस में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको स्कोर करना है, सिर्फ 40-50 की आपकी इच्छा नहीं है, स्कोर करना है, तो ये चेकलिस्ट में शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप हैंडल कर पाएंगे। ऐसा मल्टीपल अटेम्प्ट्स में मैंने देखा है कि क्वेश्चन सिर्फ इलस्ट्रेशन से आता है। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल जो कंटेंट के अंदर चैप्टर्स में दिए गए। चलिए, तो आई होप फ्रैक्शनल मार्किंग आपको समझ में आया और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेजेस मैटर है और ये 2019 प्लस से चला आ रहा है सेम लॉजिक। फाइनल में अनलाइक इंटरमीडिएट देयर आर मार्क्स फॉर गिविंग रेफरेंस ऑफ द राइट स्टैंडर्ड, सेक्शन और क्लॉज नंबर इन कोड ऑफ एथिक्स, कारो और टैक्स ऑडिट। तो क्या 3CD के क्लॉज नंबर याद होना चाहिए? एसेंशियली यस। क्या मुझे कारो के क्लॉज नंबर पैरा 3 क्लॉज 1 2 3 याद होना चाहिए? यस। सब क्लॉज भी याद होना चाहिए क्योंकि क्या सब क्लॉज भी इंपॉर्टेंट। तो टू व्हाटएवर एक्सटेंट यू कैन रिमेंबर यू शुड ट्राई टू। अगर आपने गलत क्लॉज का रेफरेंस दे दिया तो आपको उसका मार्क नहीं मिलेगा पर पूरा आंसर गलत होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं चेकर्स को कि अगर आपका सेक्शन नंबर ऐसे नंबर का रेफरेंस गलत है पर पूरा आंसर सही है तो रेफरेंस के जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे लेकिन बाकी मार्क्स दिए जाएंगे। अभी मैं आपको मार्किंग स्कीम रीड आउट करूंगा तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। एंड देन फाइनली ध्यान रखना, जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक सिचुएशन दी जाती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी गुडविल, लेट्स से अपने लार ने गुडविल सेल करी, 1 साल बाद सेल करी, तो बताओ क्या होगा। ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा आखिरी में पूछा जाता है बताओ क्या होगा, क्या पेनल्टी होगी, बताओ क्या होगा, क्या रीजंस होंगे। जितने क्वेश्चन पूछे सबके मार्क्स होंगे। तो कृपा करके आप क्वेश्चन में जरूर पढ़ें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे और अकॉर्डिंगली और हर चीज के ऊपर कंक्लूजन दे, सबके अलग मार्क्स होंगे। जरूरी नहीं है सारे कंक्लूजन के मार्क एक जैसे। जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। लेट्स सी 2C नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2C फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2C कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड है। इसमें हुआ ये था कि डेथ हो गई तो एलआर ने 1 साल बाद सेल कर दी गुडविल। 1 साल तक ही सेल कर सकते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट नाम स्ट्राइक ऑफ कर देता है। तो पूछा क्या एलआर गुडविल बेच सकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या जिसने खरीदा है बलवान वो प्रैक्टिस कर सकता है इन द नेम ऑफ द फर्म जिसकी गुडविल उसने खरीदी है? अब आप देखिए इसमें आंसर में व्हाट दे आर गिवन। मार्किंग स्कीम अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इन्होंने पहले क्लॉज 2 का रेफरेंस दिया, आईसीआई के नोटिफिकेशन का गुडविल सेल से रिलेटेड पूरा रेफरेंस दिया। ऑब्वियसली बात है वो प्रोविजन के मार्क्स हैं। फिर कंक्लूजन, तो 4 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क प्रोविजन के विद द क्लॉज रेफरेंस और बाकी के 2 मार्क 1-1 मार्क दोनों क्वेश्चंस के कंक्लूजन के। आई विल शो यू अनदर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एसक्यूसी 1 का क्वेश्चन है, ऐसे 220 का नहीं। पीक्यूआर एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनरशिप फॉर्म 3 पार्टनर्स पीक्यूआर। इन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया गया लिस्टेड एंटिटी का 21-22 के लिए और पी इज अपॉइंटेड एज एंगेजमेंट पार्टनर। बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट पी आस्क्ड आर टू डू द रिव्यू एंड उसका ऐसा व्यू है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी अगर आर से रिव्यू करा लिया, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जो कि अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, रिव्यू कराने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन आया वेदर द कंटेंशन ऑफ फीस करेक्ट, तो हमने बोला नहीं है करेक्ट, इसका कुछ मार्क मिलेगा। आगे, व्हाट आर द एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसीडर्ड बाय आर व्हाइल परफॉर्मिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में आप मार्किंग स्कीम में देखेंगे तो उसका 1 ही मार्क है, दूसरे वाले क्वेश्चन के पार्ट का 4 मार्क है। तो जरूर नहीं है कि एवरी पर्टिकुलर पार्ट हैज द सेम सेट ऑफ मार्क्स। डेफिनेटली इसमें पहला वाला पार्ट एकदम डायरेक्ट और सिंपल है। तो सबसे पहले इन्होंने रेफरेंस दिया एज पर एसक्यूसी 1। सर ऐसे 220 क्यों नहीं, अपन क्लास में डिस्कस करते हैं कि 220 के बाद एसक्यूसी 1 आया था। तो एसक्यूसी 1 इज मोर एलैबोरेट, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज टू बी रेफर्ड अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट। तो इसलिए ऐसे 220 का रेफरेंस नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें मार्क्स भी एसक्यूसी 1 रेफर करने के दिए गए विद कंक्लूजन कि भैया आपका कंटेंशन गलत है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें सर फ्रैक्शनल मार्किंग है और कभी एग्जामिनर ने बोला कि एसक्यूसी 1 का रेफरेंस तो प्रॉपर आया है लेकिन कंक्लूजन गलत आया है, तो हो सकता है एग्जामिनर 0 दे दे। तो उसका डिस्क्रिप्शन हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, आधा नहीं देगा, ये बात है। और उसके बाद एसक्यूसी 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि देयर आर 8 पॉइंट्स जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर देखता है। अब इन्होंने क्या बोला, भैया 8 पॉइंट है पर हमारे पास तो 4 ही मार्क बचे देने के लिए दूसरे क्वेश्चन के, क्योंकि 1 मार्क पहले के लिए दे दिया। तो इन्होंने बोल दिया कोई भी 4 पॉइंट लिखे तो इसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसी मार्किंग स्कीम बनती है। अब आप बताओ, ये सब सुनने के बाद नाउ यू विल बी इन बेटर पोजीशन कि एग्जाम में टाइम कम हुआ तो मुझे क्या लिखना है, कहाँ रुक जाना है, कैसे मैं अपने स्कोर को और बढ़ा सकता हूँ। सर ऑडिट में कहाँ टाइम कम पड़ता है तो आंसर में कंटेंट कम पड़ता है। एनीवेज, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिचुएशंस। लेंथी पेपर आ गया तो भी हम कैसे हैंडल करेंगे, वी नो दैट। सो रिमेंबर दैट any case study based question, every particular question which is asked, try to give answers to that separate paragraphs में आपको डेफिनेटली सबके मार्क्स मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स वाइज लर्निंग है जो मैंने देखी है इन मार्किंग स्कीम से। सबसे पहले एथिक्स के क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन सबसे पहले जो क्लॉज का दिख रहा है वो हो सकता है उस क्लॉज के एक्सेप्शन से रिलेटेड और कोर क्लॉज से रिलेटेड नहीं, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, नंबर 1। सेकंड, सारे के सारे रेलेवेंट क्लॉजेस रेफर कर देना, खासतौर पर उन क्वेश्चन में जहां एक से ज्यादा क्लॉजेस लगते हैं।
अभी मैं मार्किंग स्कीम क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि क्लॉज 6 और 7 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, पर क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि एक सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क है और डेजिग्नेशन भी अपन दूसरी यूज कर रहे हैं, तो दोनों क्लॉज का रेफरेंस मिलना लिखना जरूरी, क्योंकि दोनों के अलग अलग मार्क्स होंगे, आप देखना दोनों के सेपरेट मार्क्स मिलेंगे। एंड एक जनरल प्रॉब्लम है कोड ऑफ एथिक्स में, जो नई चीज आई है जैसे यूडन आ गया, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के बिना लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं करोगे, कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं इन केस ऑफ सर्टेन रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ये सारे के सारे आईसीआई की गाइडलाइंस है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो शेड्यूल 2 पार्ट 1 के क्लॉज 9 का रेफरेंस दें, डज नॉट फॉलो जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स फॉर ऑडिट, या फिर आप जेनरिक क्लॉज व्हिच इज क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 1 डज नॉट फॉलोज एनी गाइडलाइन रेगुलेशंस और एक्ट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, दोनों का रेफरेंस दे सकते हैं। अगर ऑडिट स्पेसिफिक है तो मैं रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप रेफरेंस क्लॉज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 2 का दें, अदरवाइज आप जेनरिक क्लॉज का रेफरेंस दें। इस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, प्रीवियस टू प्रीवियस में भी आया था, दोनों में ऑल्टरनेट आंसर्स दिए गए। इनफैक्ट इसमें ऑल्टरनेट आंसर दिया, प्रीवियस टू प्रीवियस में ऑल्टरनेट आंसर नहीं दिए गए। एसेज में ध्यान रखना, स्टडी मटेरियल इज सफिशिएंट फॉर एवरी अदर चैप्टर एक्सेप्ट एसेज। एसेज में आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी क्वेश्चन आता है एसेज का, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका शॉर्ट आंसर बैठेगा, भले 5 में से 5 नहीं मिले पर 3 ला पाओ। इसलिए कृपा करके ध्यान रखना दोस्तों कि एसेज भूल के भी आप नजरअंदाज ना करना। हो सकता है कि पिछले अटेम्प्ट में एसेज के ऊपर 5 क्वेश्चन आए, वेटेज उसका 20-25 रहा, हो सकता है अगले अटेम्प्ट में 30-35 हो जाए, कभी 15 से 20 हो जाए, पर आप भूल के भी एसेज में चांस मत लेना, क्योंकि इसके आंसर पढ़ने के बाद ऐसे शॉर्ट कर पाओगे, क्योंकि प्रोविजन बेस्ड स्टैंडर्ड बेस्ड। पर जो प्योर थ्योरी टॉपिक है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, स्पेशल ऑडिट का एक थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए आप, दिस इज समथिंग विच इज अ ह्यूज बिग लर्निंग फॉर यू गाइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स। तो ये क्वेश्चन फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड है, टीक्यूआर लिमिटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, श्याम सीनियर मैनेजर है, उसने कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए, मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो श्याम ने हैंडल की थी उसे यूज करें। यूज ऑफ साउंड टेक्निक्स विल हेल्प यू टू डिस्कवर द डिफॉल्केशंस ऑन अ टाइमली बेसिस। एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर, हाउ वुड यू डील एंड सजेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक। अब आप समझो, इस पर्टिकुलर केस में मैं फॉरेंसिक ऑडिट के हमारे चैप्टर पे जाऊंगा, वहां पे मैं डिजिटल और फॉरेंसिक टेक्निक की बात करूंगा। तो हमें मालूम है भैया फॉरेंसिक ऑडिटर की टेक्निक्स में से एक डिजिटल और फॉरेंसिक टेक्निक होती है। अब इस टेक्निक में आप देखिए कुछ अवेलेबल टूल्स क्या है, लाइव डाइव एनालिसिस, क्रॉस डाइव, डिलीटेड फाइल, स्टेनोग्राफी, इनकेस, ये सब तरह की आपकी पॉइंट्स है। आपको पता है इस क्वेश्चन में इन पॉइंट के सिर्फ 2 मार्क की, और ये जो छोटी सी थ्योरी दी गई है इसके 3 मार्क। आपको मैं मार्किंग स्कीम बताता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। So we are talking about question number 3B, and let me quickly take you to the marking scheme of 3B. देखिए, तो if I show this to you side by side, we'll have the summary of it. Close scrutiny of relevant emails, accounting, blah 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 blah. Remember data privacy and few open source tools. यहाँ देखो क्या लिखा. Every transaction leaves a digital footprint in computer-driven society. Close scrutiny of relevant event accounting records is a requisite. Before taking these steps, you should also ensure there is no invasion of privacy. एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। अब आप देखो इसके इन्होंने 3 मार्क दे दिया। अब ये कितना मुश्किल है कि आप फोरेंसिक ऑडिट के चैप्टर के सारे पॉइंट्स याद रखो, उसके अंदर पॉइंट का एक सब पॉइंट याद रहे, और उसमें आपको ये भी ध्यान रहे कि इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें हैं और उसके ये मार्क्स हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको पास होना है तो योर फोकस हैज टू बी ऑन दोस टॉपिक्स व्हिच आर प्रोविजन बेस्ड, एंड थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स विल हेल्प यू टू स्कोर मोर एंड नॉट वाइस वर्सा। डू नॉट गेट इनटू द फॉल्स ट्रैप। प्लस ये ऐसा है कि पढ़ते समय बड़ा आसान है, पर रिवाइज करना, याद रखना, एग्जाम में रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं है। And that is why it is only the strategy which is going to help you to score well in audit. तो आप देखिए इन्होंने 3 मार्क इसके दिए, और ये जितनी टेक्निक्स है इनमें से 2, और इसमें क्या बोला, एनी 2 डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स और टेक्निक 1 मार्क ईच। हो सकता है स्टूडेंट इस पे फोकस करेगा इतनी सारी लिखने पे, हमें नहीं मालूम था, हो सकता है इसके 4 मार्क होते, कभी इसके 2 मार्क दे दी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो ये जो मैंने आपके लिए टिप्स बनाई है स्पेशल ऑडिट के लिए, ये बहुत काम की हो सकती है आपके लिए। नंबर 1, प्रोविजन कंक्लूजन विद रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी कोई क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड है तो उसमें जैसे टैक्स ऑडिट में बताया था, आप प्रोविजन भी दीजिए, रीजनिंग भी दीजिए, प्रोसीजर्स रेलेवेंट है तो दे दीजिए। सेकंड, थ्योरी बेस्ड में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के भी मार्क्स हो सकते हैं। क्वेश्चन बैंक अप्रोच काम नहीं करेगी, पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं, जरूरी नहीं है सारे पॉइंट कोट करो, उसमें आप थोड़ा असेसमेंट कर लो, क्या लगता है पॉइंट्स के कितने मार्क्स होंगे उतने कोट कर दो। टैक्स ऑडिट में एक क्वेश्चन 4 से 5 मार्क का आ सकता है, प्लस एमसीक्यू डेफिनेटली 1 से 2 आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करें। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको क्लॉज नंबर याद रखना पड़ेंगे, क्लॉज रेफरेंस हैज टू बी गिवन। प्लस ऑडिट प्रोसीजर्स आई विल नॉट सजेस्ट कि आप उसे पढ़ें, पर एग्जाम में आप एटलीस्ट आंसर में हो सके तो उसे नोट लिख दें बेस्ड ऑन द प्रोविजन को डेवलप करके, कि भाई इसमें ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे, डॉक्यूमेंट रेलेवेंट बुक्स कौन सी है वो देखेंगे, ऐसे। कंपनी ऑडिट में एज सच इस बार देखेंगे आप तो यू हैड नो क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सेक्शन 128 टू 148 जो कोर प्रोविजंस होते हैं आपके, बट ऐसा नहीं है अगली बार नहीं आएगा, पर वो रिलेटिवली आसान है, तो इस पे फोकस ना करें। कारों में क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है बहुत ध्यान रखें, रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हम जब कारो पढ़ते हैं तो क्लास में हर चैप्टर के नीचे, हर पॉइंट के नीचे रिपोर्टिंग का फॉर्मेट दिया है। कृपा करके आप क्लॉज नंबर, पॉइंट क्या है, उसमें जो प्रोविजन है, मोर देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ और मोर है, ये पॉइंट्स और साथ ही साथ में रिपोर्टिंग फॉर्मेट ध्यान रखें। एग्जाम में खुद से नहीं बनते, वहां सोचो मैं खुद से बना दूंगा, ऐसा पॉसिबल नॉर्मली नहीं होता है। तो कारो में खास तौर पे जो नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं, जो शेड्यूल 3 में चेंजेस होने के कारण हुए हैं, वो ध्यान रखें। और कोई भी नया पॉइंट है तो उसमें शेड्यूल 3 का भी रेफरेंस दीजिए कि शेड्यूल 3 में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। बिकॉज रिमेंबर, कारो इज नॉट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि मैनेजमेंट इज डूइंग, इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू, एंड ऑडिटर चेक्स वेदर मैनेजमेंट इज डन ऑन एन और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स। तो इसलिए मैनेजमेंट को ये चीज रिपोर्ट करना थी शेड्यूल 3 के अंतर्गत, या कहीं पे भी वो भी लिखना है, और कारो में क्या गड़बड़ हुई है, रिपोर्ट क्या करना है, अगर पूछा है तो रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया अलग अलग जगह पे वो लिखना है, तो उस पर फोकस करें। ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कई बार 10 मार्क का भी एमसीक्यू आता है, इस बार नहीं आया था भले ही, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके प्रोविजन बेस्ड चैप्टर्स भी आते हैं। अब इसमें पूरा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आया था इस बार की अपनी मार्किंग स्कीम अगर अपन देखेंगे तो आपको हर प्रोविजन एकदम याद रहना चाहिए, एकदम परफेक्टली, बिकॉज यहाँ पे बड़े डिटेल में उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन इन डिटेल, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव वेरी क्विकली काइंड ऑफ गिवन यू द जिस्ट एंड द टिप्स with respect to all these things. So the conclusion of this whole discussion is what very important summaries to be taken out of this particular discussion. Number 1, हर पॉइंट के मार्क्स मिलेंगे, पूरा नहीं आता है, थोड़ा भी आता है तो मिलेंगे। लंबे लंबे पॉइंट्स में थोड़े पॉइंट्स याद रखोगे तो भी चलेगा, फ्रैक्शनल मार्किंग होती है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, उसमें एक बार भी छूटे ना। थ्योरी बेस्ड में मान के चलना, इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन और मार्किंग स्कीम बड़ी वेरी कर सकती है। पॉइंट बेस्ड है तो बड़ा आसान है मार्क्स स्कोर करना, थ्योरी बेस्ड थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके भरोसे पास नहीं होगे, उसके भरोसे स्कोर करोगे। पास होगे प्रोविजन बेस्ड, प्रोविजन के ऊपर उस पर ज्यादा फोकस करिए, रिवाइज करिए, अच्छे से तैयार करिए। थ्योरी बेस्ड को स्कोर करने के लिए रखिए। इन टिप्स को फॉलो करिए। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प। स्टिल आपको ऑडिट में इश्यूज है, 19 एंड 28 को हमारी मैराथन है जिसमें हम पूरा ऑडिट कवर करेंगे विद एग्जाम फोकस एंड इंपॉर्टेंस। वी विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच।